क्लास 10 यूपी बोर्ड के सभी छात्रों के लिए यहाँ पर ये पहला चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है साइंस का। यानी ये क्लास उनके लिए भी इतना शानदार होने वाला है कि अगर आप इस क्लास को पूरा की पूरा अटेंड करते हो तो एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आ गया, इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आप चाह कर भी नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको हर एक क्लियर कंसेप्ट पता होगा, आप हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो ये सेशन अगर अटेंड आप करते हो तो ये चैप्टर आपका पूरा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। तो स्वागत है दोस्तों आपका जेपी साइंस क्लासेस में। तो कैसे आप लोग, उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। और आपकी प्रिपरेशन को अब बढ़ाने के लिए यानी क्लास 10 की जो आपका यूपी बोर्ड जो 25 के लिए टारगेट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली यह आपका इस सेशन होने वाला है। इस सेशन में आप साइंस का जो पहला चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री पार्ट से आता है, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, इसको आप यहाँ पर क्लियरली कट एकदम शानदार तरीके से बेसिक टू एडवांस पढ़ने वाले हो। और साथ ही इसमें एक एक टॉपिक आप इस तरीके से आपको पढ़ा दिया जाएगा कि आप चाह कर उसे भूल नहीं पाओगे। मतलब बच्चे बोलते हैं ना कि सर हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। तो आज से आपको यहाँ पर हम एक चैलेंज देते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा सेशन अटेंड करो और आप में हिम्मत है तो इसको भूल कर दिखाओ। ठीक है, तो अगर आप में दम है तो इसको भूल कर दिखाओ, इस कदर आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर जाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेशन से जुड़ सके और अपने एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी समझ जाए और ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम और सारे चैप्टर्स जो बचे हैं उनके भी हम लेक्चर्स एक एक करके लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस चैप्टर साइंस का आपका पहला चैप्टर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है इन शब्दों का मतलब समझते हैं कि क्या है ये चीज। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि रासायनिक क्या है, फिर अभिक्रिया क्या है और समीकरण क्या है। इन सभी चीजों को हम एकदम अच्छे से समझने वाले। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि क्या है रासायनिक अभिक्रिया। चलिए देखिए रासायनिक अभिक्रिया, अब ये क्या चीज होती है। देखिए अगर बात करें रसायन की, तो रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है। रसायन क्या है, विज्ञान की शाखा है जिसमें हम रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की। सबसे पहले तो यही बात आती है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो क्या आप पहले परिभाषा पढ़ोगे। देखिए सिंपल परिभाषा पढ़ने से पहले आपको बता दें। देखिए जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, क्या करते हैं, मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं और वो पदार्थ का जो गुण होता है वो इन दोनों के पदार्थों से कुछ अलग होता है। ऐसा नहीं कि इसी सेम होगा, इन दोनों के पदार्थों से कुछ अलग होगा तो उसको क्या कहते हैं, यानी इस प्रकार जो परिवर्तन वैसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, सिंपल समझ आएगा आपको। देखिए अब इस चीज को आप परिभाषा समझ लीजिए। देखिए क्या लिखा है, यह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर। देखिए जब भी वो क्रिया करते हैं ना तो वो एक दूसरे के साथ पहले दूसरे रूप में व्यवस्थित, जब वो क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के साथ फिर से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, पुनः व्यवस्थित होकर एक नए पदार्थ को निर्मित करते हैं एवं निर्मित पदार्थ की भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। यानी इस पहले वाले जैसे पदार्थ था उससे क्या होते हैं, काफी अलग होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया। यानी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसे परिवर्तन होता है जिससे आप जो चीज नया प्राप्त करते हो वो पुरानी चीजों से कुछ अलग होती है, उसके पास जो गुण होता है वो कुछ अलग होता है। तो इस प्रकार की चीजों को बोलते हैं क्या, रासायनिक। सही है, समझ में आ गया आपको। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो जल्दी से कमेंट में आगे बता दीजिए कि हाँ सर हमको पहला टॉपिक अच्छे से चमक गया, हमको समझ में आ गया कि रासायनिक क्रिया होती क्या है। इन रासायनिक क्रिया में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे हमें कुछ नया मटेरियल मिलता है, नया पदार्थ मिलता है। और इस नया पदार्थ का जो गुण होता है वो पिछले जिनसे बनाया गया उनसे अलग होता है। उनसे क्या होता है, अलग। चलिए देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये उबलते हुए रंग बिरंगे संसार। क्या आपको रंग बिरंगा संसार दिख रहा है, बिल्कुल हाँ। तो याद रखिए यहाँ से आप एक चीज कि अगर आपके जीवन में केमिस्ट्री नहीं है तो आपका जीवन थोड़ा सा रंग बिरंगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें रंगों की कमी हो जाएगी। क्योंकि आपके जीवन में रंगों को जो भरता है वो आपको होता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक रंग बिरंगा संसार है। तो इसी के संसार में हम एक बार फिर से हो जाते हैं, इसको समझते हैं और इन्हीं रंगों में अपने आप को देखते हैं कि हम किन किन रंगों में रंग सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया। ऐसा इसका एक एग्जांपल आपको दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल यहाँ पर आप देख लीजिए क्या एग्जांपल इसका होने वाला है। यहाँ पर आपके पास सपोज कीजिए मैग्नीशियम धातु है Mg। तो आपको इतना तो पता होगा कि मैग्नीशियम धातु को Mg से प्रस्तुत करते हैं। ये अगर ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, रिएक्ट करती है, तो ये आपको बनाती है, देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप ध्यान समझिए आप कि देखिए मैग्नीशियम आपका एक अलग मटेरियल था, ऑक्सीजन अलग मटेरियल, ये दोनों मिलकर एक तीसरा मटेरियल बनाया जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसका जो आपका प्रॉपर्टीज होगा, गुण होगा, जैसे भौतिक गुण, रासायनिक गुण, रंग रूप, ये सब इनसे अलग होगा। ठीक है, तो यही चीज है यहाँ पर। आप इसे चाहे तो इसका नामकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होनी। ये आपका देखिए, ये आपका है मैग्नीशियम, ये क्या है, मैग्नीशियम। और ये आपका है ऑक्सीजन। और आपका ये क्या है, ये आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये इनका नाम है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए। हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो रसायन की आपको क्लियर समझ आ गया। तो चलिए अब इससे आगे कुछ अलग पड़ाव पे चलते हैं। अब देखिए ये साइंटिस्ट बाबा खड़े हैं। अभी चाह क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं भाई, ये क्या कर रहे हैं। अब देख कर तो सोचो। तो देखो परिभाषा पढ़ो क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो आप रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हो। सबसे पहले सपोज करो आपके पास कुछ रासायनिक अभिक्रिया है, तो आप कैसे जानोगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऐसे कुछ चीजें आपके सामने प्रदर्शित हुए, तो कैसे कह सकते हो कि नहीं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई। हो सकता है वहाँ भौतिक अभिक्रिया हुई हो सकता है कुछ और अभिक्रिया हुई हो, या अभिक्रिया ना हुई हो। तो हम कैसे जानेंगे कि यहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए ये साइंटिस्ट बाबा हमारे हैं, जो कि कुछ न कुछ प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रयोग करके बताएंगे कि हाँ यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ या नहीं। तो क्या आप खुद यहाँ साइंटिस्ट बन सकते हो। जैसे अभी साइंटिस्ट इधर तो है, हो सकता है आप जहाँ पढ़ रहे हो आपके स्टडी टेबल के बगल में यहाँ पे आप उपस्थित ना हो, फिर आप कैसे बताओगे कि ये रासायनिक क्रिया है या नहीं। तो इसके लिए आपको खुद साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। तो अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो इसका मतलब आपके अंदर एक साइंटिस्ट है, आप उसको उठाओ, उसको बाहर निकालो। तो क्या आप तैयार हो बाहर निकालने के लिए, बिल्कुल निकालोगे आप। चलिए तो आपके अंदर के साइंटिस्ट को हम जगाते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो साइंटिस्ट बैठा है, जो भी सो रहा है, जो सो रहा है वो भी जाग नहीं रहा, बाहर की दुनिया को नहीं जानना चाह रहा है, उसको हम उठाते हैं, जगाते हैं कि भाई उठो, तुम बताओ कि यहाँ पर रासायनिक क्रिया हो रही है या फिर कोई और क्रिया हो रही है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर 5 कितने 5 नियम। अगर इन 5 नियमों को आपने अपने माँ बाप को बता दिया, तो आप खुद के खुद एक साइंटिस्ट हो जाएंगे। आप देख कर बता देंगे कि यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, क्या रासायनिक क्रिया हो रही है या नहीं। तो देखिए वो 5 क्या से, यानी ये आपकी जो 5 चीजें है ना, ये 5 चीजें आपको, अब देखो एक नॉर्मल स्टूडेंट से साइंटिस्ट को ले जा रहे हैं, किधर ले जा रहे हैं, साइंटिस्ट को। यानी एक आप वैज्ञानिक बन रहे हो, आप खुद बता सकते हो कि क्या चीजें हो। तो देखिए यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को पहचान करने के लिए निम्न प्रेक्षणों द्वारा पहचाना जा सकता है रासायनिक अभिक्रियाओं को। अब इन प्रेक्षणों में कितने प्रेक्षण है, मुख्य रूप से 5। मुख्य रूप से कितने हैं, 5। अभी 5 कौन कौन से हैं, देखिए पहला है आपका अवस्था में परिवर्तन, दूसरा आपका ताप में परिवर्तन, तीसरा रंग में परिवर्तन, चौथा अवक्षेप का निर्माण, पांचवा है गैस का। तो अगर ये 5 में से कोई भी कंडीशन अप्लाई हो रही है, मतलब वहां पर ऐसा नहीं क्रिया हो रहा है। तो आप क्या चाहते हो, इन सभी के एग्जाम्पल बता दिया। अब देखिए इन सभी को आप बोल दो सर ऐसे कैसे समझ में आएगा, मजा नहीं आना। ऐसे सिर्फ पढ़कर हम कैसे बताएंगे, कैसे हम साइंटिस्ट होंगे। तो चलिए आपको साइंटिस्ट वाला फील दिलाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। बिल्कुल साइंटिस्ट वाला फील देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चीज इसको देखते हैं, क्या कहा है, अवस्था में परिवर्तन। क्या कहा है, अवस्था में परिवर्तन। तो याद रखिए यहाँ पर देखिए अवस्था में परिवर्तन कैसे हो। ठीक, आपके पास यहाँ पर देखिए है क्या, जिंक। अब इस जिंक को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर जिंक को आप यहाँ बना दे रहे हो। देखो इसका रिएक्शन करा, क्या करा दो, यहाँ पर कुछ रिएक्शन करा। अब इसका जैसे आप रिएक्शन करा दो, सपोज करो आप H2SO4 से इसका रिएक्शन करा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यहाँ पे जब इसका आप रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका किस फॉर्म में है, अभी आपको हम आगे सिखाएंगे हर एक टॉपिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सॉलिड जिंक आपका चूर्ण के रूप में होता है, ठोस रूप में। ये आपका जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ये आपका होगा एक्वस रूप में, एक्वस में होता है विलयन ग्रुप, या चलिए विलयन ग्रुप। जब ये दोनों आप रिएक्शन करते हैं तो देखिए यहाँ बनता क्या, यहाँ पर बनता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए जो हाइड्रोजन होता है ये गैस रूप में बनती है, और ये आपका विलयन ही होता है। तो ये किस रूप में हो गया, गैस रूप में। इसके पहले देखिए हम जब लिए थे पर इन दोनों को चीजों को लिए थे, तो एक आपका ठोस था, एक आपका तरल लिक्विड में था। लेकिन यहाँ पर जब बना तो लिक्विड में बना, लेकिन साथ यहाँ पे क्या हो गया, गैस बन गया। अब देखिए एक ठोस था हमारा बन क्या रहा, गैस बन रहा है, यानी अवस्था में क्या रहा, परिवर्तन। तो अगर अवस्था में परिवर्तन आया, कहाँ, अवस्था में परिवर्तन आया, इसका मतलब यहाँ पर रासायनिक क्रिया हुई। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे एक रासायनिक क्रिया हो रही है जिसमें कुछ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। सही है, क्लियर है, अच्छे समझ आ गया। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या, ताप में परिवर्तन। क्या, ताप में परिवर्तन। देखिए बिल्कुल ताप में परिवर्तन होता है। आप ये सिंपल से होता है, एकदम सिंपल से होता है। अगर आपके पास एक कार्बन, कार्बन नहीं तो कोयला समझ, कोयला क्या आपके पास है, कोयला। अब तो कोयला में कार्बन होता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर चीज मतलब कार्बन या कोयला। अगर आप इसे दहन करते हो, क्या करते हो, दहन। तो क्या यहाँ से देखो, अब दहन करोगे तो CO2 गैस तो निकलेगी, लेकिन क्या साथ में इसको ऊष्मा नहीं निकलती, बोलो क्या इसमें आप साथ में ऊष्मा निकलती है या नहीं। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर साथ में ऊष्मा निकलती है। अगर साथ में ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब यहाँ ताप में क्या रहा, परिवर्तन हो रहा है। ताप में वृद्धि या कमी कुछ तो हो रही है, तो यहाँ ताप में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ताप में परिवर्तन हो रहा है। अगर कहीं ताप में परिवर्तन हो रहा है मतलब वहां पर भी रासायनिक क्रिया हो रही है। तो अब आपको समझ आ गया। अच्छा ये बताओ कि आप जब लकड़ी जलाते हो, ठीक है, सर्दियों मौसम में लकड़ी तो जलाते ही होंगे, तो जब आप लकड़ी जलाते हो तो ये बताओ क्या उससे उष्मा निकलती है, बिल्कुल। तो वहां से कौन सा परिवर्तन हो रहा था,
यानी जो आप बचपन से अभी तक करते आ रहे हो, अब आप खुद बताओ कि यह कौन सा परिवर्तन है। तो यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा था, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी जो आप जिससे आप अनजान थे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर का जो साइंटिस्ट था वो भी सो रहा था, लेकिन अब वो जाग रहा है, अब वो जाग रहा है। अब आप देख कर बताओगे कि यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक हो रही है या नहीं। चलिए अब इसके बाद आते हैं तीसरा, करा रंग में परिवर्तन। क्या करा? रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन कैसे होगा? देखिए आपके पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको देखो ये आपका है जिंक, और यहाँ पर है आपका कॉपर सल्फेट। जिंक और कॉपर सल्फेट। देखिए जो तीसरा है ना, इसको हम थोड़ा सा आपको अलग तरीके से कुछ अलग जगह दिखाते हैं। तो चलिए इस बात को समझिएगा आराम से, बिल्कुल प्यार से आप समझेंगे, ठीक है। इसमें कोई आपको ये, और यहाँ से आप ले लो कुछ, इसको ले, इसको ले, चलिए बिल्कुल सही बात ये। और चलिए अब समझिए बात। देखिए यहाँ पर इन चीजों को हम थोड़ा सा इधर लाते हैं, अभी इन चीजों को आप समझते हैं, ठीक है। अभी हमने पहले कुछ रिएक्शन लिखते हैं। देखिए यहाँ पर हम तीसरा नियम ले रहे हैं, क्या? रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन। ये आप रंग में परिवर्तन को कैसे समझेंगे? तो रंग में परिवर्तन को समझने का एकदम आसान तरीका है। देखिए यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ पर हम ले रहे हैं एक जिंक और कॉपर सल्फेट का मिला, इन दोनों का रिएक्शन करा। जब रिएक्शन करा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर बन क्या रहा है, यहाँ पर आपका बन रहा है जिंक सल्फेट। क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट। और बन रहा है कॉपर। क्या बन रहा है? कॉपर। अब इन बातों को समझिए। देखिए यहाँ पर जो आपका ये विलेन था, ये जो विलेन आपका था यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर था ब्लू। कैसा था? ब्लू में होता था नीला। कैसा था? नीला। लेकिन जब इसमें आप जिंक डाल दिए तो ये आपका हो गया गुलाबी। कैसा होगा? अब इस बात को अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास एक फ्लास्क, इस फ्लास्क में जो आपका विलेन, ये आपका कॉपर सल्फेट का विलेन है, और ये कैसा है? आपका नीला। ठीक है, आप इस चीज को कर सकते हैं, कोई खास इशू नहीं है, ठीक है। ये आपका, चलिए अब नीला हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको जब यहाँ पर किए तो अब ये कैसे हो गया, ये आपका यहाँ पर हो गया कैसा? गुलाबी। तो अब पूरा पूरा फिल आपको आएगा। देखो कि जब हमने पहले क्या किया, यहाँ पर एक लिक्विड लिया, इसमें जब हमने कुछ ऐड किया, क्या ऐड किया? देखो इसमें हमने क्या किया, कुछ ऐड किया। तो अगर इसमें जैसे हमने क्या डाल दिया, जिंक डाल दिया, तो जिंक डालते हैं इसका रंग नीला से कैसा हो गया? गुलाबी। चलिए अब गुलाबी को आपको अगर फील थोड़ा सा कम आ रहा हो तो चलिए पूरा फील दिलाते हैं, ठीक है। ये आपका गुलाबी। अब ये को कर देते हैं गुलाबी, और यहाँ पर ये आपका है ये ये अरे भाई शांत रहो, चिल्ला दिए तुम। ये आपका हो गया नीला। अब क्या बोलते हैं जनता, बोलो अब क्या बोलते हैं जनता? अब सही है, अब क्लियर है। देखो ये पहले कैसा था? नीला था। लेकिन जैसे आपने इसमें जिंक डाला, जिंक डालते ही कैसा हो गया? ये आपका हो गया गुलाबी। कैसा हो गया? ये आपका हो गया गुलाबी, ठीक है। ये आपका कैसा हो गया? गुलाबी। तो क्या आपको अब क्लियर है? समझ नहीं आ रहा है क्या बात हो रही है कि क्या रंग बदल रहा है? बिल्कुल सर। तो जब कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर कुछ रंग भी बदल सकते हैं। तो रंग जब बदलता है तो ये भी ये प्रकार होता है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो यही चीज आपको यहाँ पर समझना था, जो तीसरा पॉइंट था। देखिए इसीलिए आपको यहाँ स्टार्टिंग में दिखा दिए थे कि जो केमिस्ट्री है, ये केमिस्ट्री आपके रंग बिरंगी संसार की दुनिया है, इसमें आपका जीवन पूरा रंग में हो जाएगा। बस आप केमिस्ट्री के रंगों में घुल जाओ, बस अपने आप को इन रंगों में खो दो, आपको खुद केमिस्ट्री अपने आप में ले लेगा। और केमिस्ट्री कहेगा नहीं भाई आप मेरे, और आप मेरे हीरो, आप में मेरा पूरा रंग समा गया है, आप में मैं समा गई, तो पूरा आप में केमिस्ट्री आ जाए। तो केमिस्ट्री को अपनाओ, जब आप अपनाओगे ना तो खुद आपको अपना लेगी। और आप केमिस्ट्री दूर भागो तो खुद कहेगी जो जो मुझे नहीं चाह रहा उसे मैं क्या चाहूंगी, जो मुझे नहीं चाह रहा उसे मैं कैसे चाहूंगी। तो आपको अगर स्वाद चाह रहे हो कि आपको कोई चाहे, और खास करके आपको केमिस्ट्री चाहे, तो आपको केमिस्ट्री को चाहना पड़ेगा। चल अगला क्या है? अवक्षेप का निर्माण। ठीक है, अवक्षेप का निर्माण भी यहीं पर आपको, इसका भी जवाब आपको यहीं मिल जाएगा। इसमें देखिए होता क्या, अब आप एक क्वेश्चन आप यहाँ पूछ सकते थे मुझसे, अगर आप पूछते तो भी हम बताते, और नहीं पूछते फिर भी आपको हम बता दें। देखिए आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते थे कि सर ये जिंक जब डाले इसमें तो ये कहाँ पर ये बाहर हो गया, ये गया का भाई इस फ्लक्स में गया का? जो कापर होता है ना ये नीचे यहाँ पर, नीचे यहाँ पर बैठ जाता है, यहाँ पर नीचे बैठ जाता है। जो नीचे बैठ जाता है यार को किसी तरह से कोई मटेरियल अगर नीचे बैठ जा रहा है, तली में अगर बैठ जा रहा है, अगर यहाँ तली में कोई चीज बैठ जा रहा है तो इसको जो बना है इसको बोलते हैं अवक्षेप। ये आपका क्या है? ये आपका कापर है। ये क्या है? कापर। और इसे कहते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं? अवक्षेप। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप का भी निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है।
तो वही चीज यहाँ पे देखिए हुआ था कि अवक्षेप का कैसे निर्माण होता है, तो अवक्षेप का यहाँ पर कुछ निर्माण। फिर लास्ट चीज आपका है गैस का निकलना। बिल्कुल सही बात है, कई रासायनिक उपचार में कुछ गैसें भी निकलती है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे देते हैं, क्या एग्जाम्पल है देखिए कि अगर आप सोडियम धातु की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से करा, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देते हैं, तो ये आपका क्या रिएक्शन करके ये बना देता है सोडियम क्लोराइड। क्या बनाता है आपका सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि आपका गैस के फॉर्मेट में होती है। अब इसमें देखिए इनके अगर आपको नाम पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता तो हम आपको बोल रहे हैं आप इस चीज को लिखिए। देखिए ये आपका क्या है, सोडियम धातु है, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों क्रिया करके यहाँ बना दिया सोडियम क्लोराइड और ये बन गया हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर एक गैस बन रही है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस क्रिया में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गैस बन रही है। तो वही ने आपसे कहा कि गैस का निकलना, अगर किसी रासायनिक क्रिया कोई चीज हो रही है कहीं पर या कहीं से गैस निकल रहा है बनकर, तो हो सकता है वहां पर रासायनिक क्रिया हो रही है। बिल्कुल रासायनिक क्रिया के 5 स्टेप थे, पहचान के स्टेप थे, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट आगे लगा दीजिए कि हाँ सर हमको इतना चीज समझ में आ गया। अब आप आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्टेप पर चलिए, अलग अलग स्टेप पर चलिए। देखिए एकदम आराम से हम समझेंगे, ठीक है, एकदम धीरे धीरे समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक अच्छे से। ठीक, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ जाए जल्दी से ना, चलो अगला देखिए क्या है, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण में देख रहे हो ये इस तरीके का जाल होता है रसायन में। अब इस तरीके का जाल आपस में कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं और कुछ ना कुछ नया बनता है। ये नया क्या बनता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए आपका चैप्टर का नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हमने अभिक्रिया देखा, अब अभिक्रिया बाद क्या देखना पड़ेगा, समीकरण देखना। बिल्कुल हम देखने वाले हैं क्या, समीकरण। अब देखिए इस बात को समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए साफ साफ इसमें कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया या उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, कोई रासायनिक अभिक्रिया या उसमें भाग लेने वाले पदार्थों, क्रिया कारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संचित प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इस पूरे कहानी को आपको एक एक शब्द को समझाते हैं, ठीक है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, जो शब्द यहाँ पे लिखे ना उन सभी शब्दों का आप मतलब समझोगे। चलिए सबसे पहले आपको कुछ सामने हम कुछ लिखते हैं, देखिए क्या लिख रहे हैं, आखिर कुछ तो कुछ न तो लिख रहे हैं। अब क्या लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर आपके सामने लिख रहे हैं नाइट्रोजन, क्या लिख रहे हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों गैसें मिलकर कुछ नया बनाती है जिसे बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को हिंदी भाषा में, ठीक है, इस तरीके का कोई चीज लिखिए। तो यहाँ पर ये क्या है, तो देखिए अगर आपसे पूछा है कि यहाँ पर ये क्या है, तो ये यहाँ पर है आपकी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। ये क्या है आपकी रासायनिक अभी, ये आपकी हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसके बाद कुछ चीजें इसमें आपको जानना है क्या, जैसे यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हो रहा है, देखो आपसे यहाँ पूछा जाए कि ये क्या है, देखो ये जो आपके जो एरो बना है ये बताता है अभिक्रिया को। ठीक है, तो एरो के जो पीछे है, तीर के जो पीछे का पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं, देखिए इस पार्ट को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं अभिकारक, या इसी को बोलते हैं क्या, क्रियाकारक या कारक। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। ठीक है, यानी किसी रासायनिक क्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, जो पदार्थ क्या करता है, भाग लेता है, मतलब जो बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा समझो जैसे कच्चा माल के रूप में। जैसे कोई चीज आपको बनाना होता है, उसके लिए आपको सामान पहले से इकट्ठा करते हो, फिर आप नई चीज बनाते हो, तो उसको बोलते हैं कच्चा माल। तो यहाँ पर जो कच्चा माल के रूप में यूज होता है उसको क्या कहता है, अभिकारक या क्रियाकारक। अब इसमें कुछ नया पदार्थ बनता है, कुछ प्रोडक्ट बनता है, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट। यानी ये आपका होता है, देखिए जो बनता है इसमें, इसको बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। और उत्पाद को बोला जाता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो आप सब जानते हो, बोलो क्या नहीं जानते हो, बिल्कुल जानते हो। तो ये आपका हो गया उत्पाद। तो देखो रासायनिक क्रिया में जो चीजें भाग लेती हैं या जो बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैं उनको या तो अभिकारक बोलोगे या तो क्रियाकारक बोलोगे। और जो चीज बनती है, नई जो चीज बनती है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। और ये सम्मिलित रूप से कहलाता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया को, इसमें जो आपने शब्द लिखे या जो तत्व या जो यौगिक आपने लिखा है, उन तत्व या यौगिक का संक्षिप्त रूप या अणुसूत्र, संक्षिप्त रूप या अणुसूत्र के रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण। यानी इसी चीज को देखिए अगर हम इस तरीके से लिखें, जैसे नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजन न लिखकर यहाँ पर क्या लिखें, देखिए नाइट्रोजन को नाइट्रोजन न लिखकर हम यहाँ पर लिखे क्या, N2 प्लस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन न लिख के यहाँ पर लिखे क्या, H2। और ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया को अमोनिया न लिख के लिखे NH3।
अगर ये चीज यहाँ पर लिख, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इन तत्वों, अणुओं या परमाणुओं के रूप में हमने किसको किया, व्यक्त किया, या इस जो अभिक्रिया थी, इस अभिक्रिया के अणुसूत्रों के रूप में, इनके यौगिकों के रूप में जब हम इनको व्यक्त करते हैं तो इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। यानी यहाँ पर ये आपका क्या लिखा है, यहाँ पर ये जो लिखा है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रासायनिक, रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, अभिकारक क्या क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो ये क्या, यहाँ पर हर बात आपको, हर एक वर्ड क्लियर हो गया। जैसे आप यहाँ कंफ्यूज थे ना कि क्रियाकारक और उत्पाद क्या होता है, तो क्या आपको क्लियर हो गया कि क्या शब्द होते हैं, क्या यूज होता है, बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आ गया। तो अगर आपको यहाँ पर अच्छे समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट में लगा दीजिए कि सर अब तो हमको हर एक चीज चमकती जा रही है, बस ऐसे ही सर चमकती जाए तो हमारा लाइफ एकदम सेटल है, सेट हो जाएंगे हम बोर्ड एग्जाम को फोड़ देंगे। जैसे इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसा पटकेंगे कि दोबारा वो खड़ा नहीं हो पाएगा। चलिए समझ में आ गया, चले आगे। ये आपकी थी रासायनिक अभिक्रिया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं कुछ नई चीजों की। अब नई चीजें क्या है, देखिए कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात। जैसे आप तो बोलते होगे ना कि सर यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, नाइट्रोजन को हमने, जैसे आप तत्व पढ़ते हो तो नाइट्रोजन को सिर्फ एन से दर्शाते हैं, तो हाइड्रोजन को सिर्फ एच से दर्शाते हैं, तो आपने यहाँ N2 यहाँ पे H2 क्यों लिख दिया। आपके मन में सवाल आया होगा कि सर यहाँ से एन लिखना चाहिए, आप N2 क्यों लिख रहे हो, H लिखना चाहिए, H2 क्यों लिख रहे हो। तो मेरे भाई कुछ तो चीजें आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसके लिए क्या करना होगा, ये शब्दों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ये आपके लिए बहुत भारी चीज नहीं, छोटी सी चीज है। अब आपको लगेगा नहीं सर या हिंदी आ गया ये तो हमको पढ़ना पड़ गया, बिल्कुल नहीं यार, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा, बस सुन तो लो। सुनना आपका काम है, सुनाना मैं, अगर आप सुन गए तो सुन लीजिए। अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी क्रियाकारकों उत्पादों के अणुसूत्र या प्रतीक ज्ञात होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें कुछ शब्द लिखे हैं तो उनके पहली बात तो आपको अणुसूत्र पता होना चाहिए, और दूसरी बात उनके क्या हो गए, अणुसूत्र के साथ साथ अगर कुछ यौगिक है तो उनके यौगिकों को भी अणुसूत्र पता होने चाहिए। दूसरी चीज, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में पदार्थ सदैव उनके आणविक रूप में लिखे जाते हैं। अब देखिए जब रासायनिक रूप में आप लिखते हो, जैसे आप, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का N होता है, लेकिन अगर आप रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हो तो आपको उसकी परमाणुकता के साथ लिखनी होगी। तो याद रखो मतलब जितने तत्व हैं उन तत्वों में 7 तत्व ऐसे हैं जो आपके कैसे होते हैं, H2 मतलब टू के रूप में होते हैं, ट्वाइस के रूप में होते हैं, द्विपरमाणुक होते हैं। अब उसमें देखिए क्या क्या कहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। ठीक है, तो आपके कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 1 4 5 6 हुए आदि क्रमशः ये आपके हो गए के रूप में लिखे जा सकते हैं। तो इसमें कुछ एक चीज है जो आपका यहाँ पर नहीं लिखा है, वो आपका है फ्लोरीन। क्या, फ्लोरीन। याद रखिए इसके बाद फ्लोरीन भी होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को लिखते हैं कैपिटल F से, और ये भी F2 के रूप में होता है। तो ये 7 तत्व जो हैं ये सदैव F2 के रूप में होते हैं। ठीक है, तो इनको आप कंफ्यूज मत यहाँ पर क्या शब्द लिखे, इनको आपको यहाँ पर देखिए सामने लिख देना। ठीक है, क्या लिखे यहाँ पर, सबसे पहले लिखिए आपका, देखिए यहाँ पर लिखा आपका हाइड्रोजन H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2 और I2। ये सातों तत्व को बस आप याद रखिए। बस यही, अगर कहीं अकेले आएंगे तो अकेले नहीं आते, ये अपने मम्मी के साथ आते हैं। किसके साथ आते हैं, अपनी मम्मी के साथ। यानी देखिए अगर आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अकेले नहीं आएगा, ये अपनी मम्मी के साथ आएगा, तो ये बना देंगे क्या, H2। ये सातों मतलब ऐसे हैं जो अकेले जाने से डरते हैं, तो अपनी मम्मी के साथ जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं 2 लोग हो जाते हैं, 2 लोग हो जाते हैं H2 को। बस इस चीज को आप रखें। आप कैसे भी करके इस चीज को याद रखो कि इन सातों क्या होते हैं, H2 के रूप में, द्विपरमाणु के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बस इसीलिए यहाँ पर देखिए हम इन दोनों क्या कहते हैं, N2 और H2 के रूप में लिखे थे। जबकि इसके पहले भी हमने कुछ चीजें यूज किया था, जैसे यहाँ देखिए जिंक यूज किया था, और इसके पहले हमने यहाँ पर कार्बन यूज किया था, सोडियम यूज किया था, तो इनको अकेला ही लिखा था क्योंकि ये एक ही परमाणु के रूप में होते हैं। लेकिन जो 7 ठो हैं ये थोड़ा सा डरते हैं, तो ये अपनी मम्मी के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं, मम्मी के साथ। तो याद कमेंट में याद जल्दी बता दो किसके साथ जाते हैं, ये अपनी मम्मी के साथ जाते हैं। चलिए आगे, एक परमाणु तत्वों को रासायनिक समीकरण में उनके प्रतीक चिन्हों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे एक परमाणु तत्व उनको सदैव एक रूप में लिखा जाता है, अभी आपको दिखा दिए एग्जाम्पल में, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए 7 आपके द्विपरमाणु होते हैं, 2 4 आपके कुछ चतुष्परमाणु और अष्टपरमाणु होते हैं, बाकी सब के सब कैसे होते हैं, एक ही परमाणु होते हैं, सब अकेले यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन 7 का प्यार रखिए, बाकी आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं आएगा। ये नॉर्मल चीजें अगर आएंगी तब सिंगल में ही रखेंगे इनको, एक परमाणु की। इन बातों का आपको ध्यान होना पड़ेगा, तभी जाके आप रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में बदल पाओ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बिल्कुल सही बात है। देखिए इसके पहले हम जितने रासायनिक अभिक्रिया लिखे सभी असंतुलित ही लिखे थे,
ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अब इनको हम संतुलित लिखेंगे, क्या लिखेंगे? संतुलित। तो कैसे संतुलित करना है इस चीज को हम समझते हैं। तो देखो, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित 4 विधियां प्रचलित हैं। और देखिए, किसी भी अगर रासायनिक विधि आपके सामने कुछ ना कुछ रासायनिक समीकरण लिखा है, तो उसको संतुलित करने के लिए, जैसे अभी हमने जो लिखा था, क्या लिखा था? यहाँ पे लिखा था आपका H2 प्लस N2, ये बनाता है क्या? NH3। अब क्या बोलोगे आप? अरे सर, आप तो उल्टा लिख दिए, यहाँ पर नाइट्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन था। अरे भाई, ये बताओ, 2 + 3 = 5। अच्छा, 3 + 2 = 6। क्या 6 होगा? बोलो, क्या 6 होगा? नहीं, 6 नहीं होगा ना। क्या होगा? 5 ही होगा। 5 ही होगा ना। तो वही चीज यहाँ पर होता है। देखो, अब यहाँ पे दोनों ऐड होकर एक नई मटेरियल बनाती है। तो आप ऐसा नहीं कि पहले जैसे ये, चलो इसी का एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ठीक है? आप देखो, आप क्या करते हो? आधा गिलास पानी लेते हो, उसमें आप चीनी डालते हो, फिर उसका शरबत बनाते हो। इसका आप उल्टा करते हैं, आप पहले चीनी लेते हो ग्लास में, फिर उसमें पानी डालते हो, फिर शरबत बनाते हो। तो क्या आप जब चीनी में पानी डाले, तो चीनी में क्या पानी डाले तो घुल गया, और जब पानी में चीनी डालोगे तो ही घुलेगा, घुल जाएगा ना, बनेगा ना कुछ नया चीज। तो वही चीज यहाँ पर है। जरूरी नहीं पहले किसको लिखे आप, दोनों को लिखना है, ये जरूरी है। ठीक। तो देखिए, ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मतलब होता है कि दोनों तरफ जो तत्व है, उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तत्व परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, तो क्या बराबर है? नहीं सर। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1, क्या बराबर है? नहीं सर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 कर सकते हैं, और यहाँ पर हम कर सकते हैं 3। अब गिन कर देखो एक बार। देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 था, बिल्कुल यहाँ पर नाइट्रोजन 2, और यहाँ हाइड्रोजन देखिए 3, यहाँ 2, यहाँ 3 दूना 6 हो जाए, यहाँ पर 2 3 6, तो बराबर है। बिल्कुल। अब आपने सर इसे कैसे कर दिया? इसको, इस चीज को हम समझेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट हम समझेंगे। तो देखिए, इसके लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए हमारे पास क्या होती है? कुछ यहाँ पर कुछ प्रकार की विधियां हैं। तो इसमें हमारे पास देखिए टोटल 4 विधियां हैं। कौन कौन सी? जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक समीकरण विधि, संयोजकता विधि, आयनिक समीकरण विधि, ये 4 विधियां हैं। इन 4 विधियों से हम किसी भी रासायनिक क्रिया को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि आपको क्लास 10 में केवल एक विधि पढ़ना है। कौन सी विधि पढ़ना है? केवल एक विधि पढ़ना है, और वो भी पहला टॉप मोस्ट वाली पढ़ना है, जो कि पहले एकदम, जांच एवं त्रुटि विधि। नाम भी बहुत अच्छा है इसका। जांच करो और त्रुटि देखो, अगर कोई इसमें त्रुटि है, कोई इसमें कमी है, तो उस कमी को दूर करो, नहीं तो फिर ये ही। चलो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केवल हम प्रथम विधि का अध्ययन करेंगे, बाकी सभी का हम क्लास 10 के में नहीं करेंगे। इसके बाद हम जब हायर क्लास में पढ़ते हैं, 11 12 BSc करते हैं, या फिर और हायर क्लास पढ़ते हैं, तो हम इन चीजों को सीखते हैं। ठीक है। तो जांच एवं त्रुटि विधि से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखने वाले हैं। तो ये जो आपका रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हुई है, इसी चीज को हम फिर से देखने वाले हैं, किस तरीके से आप जांच एवं त्रुटि विधि को सॉल्व कर सकते हो। चल, तो जांच एवं त्रुटि विधि आ गया आपके साथ। तो स्टार्ट कर दिया जाए, बोलो क्या बोलती है? स्टार्ट किया जाए? बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। तो चलिए एक बार इसको ध्यान से देखिए, पहले एग्जांपल लेते हैं। अब जांच त्रुटि विधि होता है क्या, तो इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्शन था, इसी रिएक्शन को लेते हैं। देखिए क्या लेते हैं, यहाँ पर N2 प्लस S2, N2 प्लस S2, ये आपका इक्वल टू होगा किसके? NH3। ठीक है। अब इसमें जांच क्या होता है? सबसे पहले देखिए, जांच होता है, फिर त्रुटि से चेक की जाती है, फिर उसको सॉल्व किया जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए देखिए, यहाँ पर आपको एक चार्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? चार्ट। तो यहाँ पर स्टेप नंबर फर्स्ट देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होता है? एक चार्ट बनाना होता है। चार्ट में हमको क्या लिखना होता है? कुछ शब्दों को लिखना होता है। जैसे यहाँ पर आप लिखोगे तत्व, क्या लिखोगे? और यहाँ लिखोगे अभिकारक, क्या? अभिकारक। और फिर यहाँ लिखोगे आप उत्पाद। ठीक है। अब तत्व लिखोगे, तो तत्व में देखिए यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें हैं। तो तत्व में सबसे पहले आपका वह है नाइट्रोजन, फिर आपका है हाइड्रोजन। ये 2 ही तत्व हैं। जितने तत्व आपके इसमें प्रयोग होंगे, सभी तत्वों का आप क्रम बाई क्रम लिखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को छोड़ दोगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करोगे भैया। आप हर एक तत्व को लिखोगे। लिखने के बाद देखो आप क्या करते हो, यहाँ पर इसको लिखने के बाद अब यहाँ पर आप अभिकारक में लिखते हो कितनी संख्या। तो नाइट्रोजन की अभिकारक में संख्या है 2, हाइड्रोजन की भी अभिकारक में संख्या है कितनी, और उत्पाद में इनकी संख्या देखो, तो उत्पाद ये है। इसमें उत्पाद में नाइट्रोजन संख्या देखो, तो यहाँ पर आपका है 1, और हाइड्रोजन की यहाँ पर संख्या देखो कितना है। इनमें से किसी एक तत्व को आप पहले देखो। अब ऐसा नहीं कि दोनों तत्व एक साथ देख लिए, नहीं, एक तत्व को देखो, उसको बराबर। तो देखो, आपको पहला है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इधर है 2, और इधर कितना है? मतलब यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि इसमें क्या त्रुटि है, कि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है। तो क्या करते हैं, इसमें हम 2 का कर देते हैं मल्टी, क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। अगर इसमें 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे, तो इस रिएक्शन में भी हमको 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई याद रखिए, चलिए पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जब लिखते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये होगा N2 प्लस S2।
देखिए इधर हमको कुछ नहीं करना था, हमको सिर्फ उत्पाद में नाइट्रोजन के साथ 2 का मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर देखिए आपको क्या था, NH3 था, यही था ना। अब देखो यहाँ पर आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसके पहले क्या लिखोगे 2, तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, वो ना 2 यहाँ नीचे लगाना चाहते हैं यहाँ पर, तो उसने यहाँ नीचे लगा दे, काम हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। नहीं भाई ये गलत मत करो, ये गलती मत करो। याद रखो कभी भी आप नीचे नहीं लगाओगे, क्योंकि जब भी आप लगाओगे कोई भी संख्या लगाओगे तो आप हमेशा उस यौगिक की गुणांक में लगाओगे, उस यौगिक के पहले लगाओगे, आप नीचे नहीं लगाओगे। नीचे कभी नहीं लगता, जब भी लगता है उसके पहले गुणांक में लगता है, जब भी लगता है उसके पहले गुणांक में लगता है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 अब फिर इसका चेक करो, फिर चेक करो, आपको फिर से ही चार्ट बनाना पड़ेगा। तो क्या आप बनाने के लिए तैयार हो, बोलो। अगर आप बनाने के लिए तैयार हो तो बोलो, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर कुछ कम में बना देते हैं। बोलो बनवा दीजिए थोड़ा सा कम में। ये हाँ तो चलो बन गया भाई, मेरा तो बन गया। अब आप लोग अपना जल्दी से बना लें। ठीक, चलिए आपका टाइम चैनल ऐसा किए हैं, ठीक है, नहीं तो हमें लिखते टाइम लगता है ना। चलिए देखिए, अच्छा इस चीज़ को भी लिख देना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलिए इसको हम हाथ से लिखते हैं। ये आपका हो गया नाइट्रोजन, ये आपका हो गया हाइड्रोजन। अब आप बताइए नाइट्रोजन अब उत्पाद में कितना है, तो आप इसको नहीं देखोगे, इसको नहीं देखोगे, अब इसको देखोगे जिसको बनाया हो। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन आपका कितना है, नाइट्रोजन कितना है, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका यहाँ पर है 2, बिल्कुल। अब इस चीज को यहाँ पे देखो, यहाँ देखिए आपका नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 2 नाइट्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन कितना लिखोगे, 3। नहीं, ध्यान से देखो भाई, ये 3 हाइड्रोजन था, लेकिन 2 मल्टीप्लाई किया तो इसका कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर आपका हाइड्रोजन कितना हो गया 6 हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 6, तो अब इसको इक्वल करना होगा आपको। अब बताओ क्या आप इसको देखो, नाइट्रोजन तो आपका इक्वल हो गया भाई, अब खुश हो जाओ। आप जिसको किए इक्वल हो तो बराबर हो, कभी कभी नहीं होता उसको फिर से करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हो गया आपका। चलो नॉर्मली हो जाता है, कभी कभी बात करें भाई, अब टेंशन मत लेना, सर आपने तो कर दिया, हमारा तो नहीं हो पाएगा, होगा, बस आप ट्राई तो करोगे। चलो इसका देखो अब हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 है। मतलब अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, अब देखिए हम किधर करेंगे, अभी अभी डायरेक्ट क्यों, अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, अब हाइड्रोजन में 3 का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अब आपका क्या बनेगा, इस चीज को बनाते करते हैं पहले, फिर बनाते हैं। देखो यहाँ पर आपको बन जाएगा N2 प्लस S2, और ये बना दिया आपका 2NH3। लेकिन अब यहाँ पर हमको क्या करना है, 3 के मल्टीप्लाई करना है, वही किस में, हाइड्रोजन में। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पहले क्या कर दे 3 का, तो देखिए यहाँ पर अब रिएक्शन बैलेंस होगी। लेकिन हमारा जो हम जिस विधि का पढ़ रहे हैं उस विधि का क्या नाम है, उस विधि का नाम है जांच एवं त्रुटि विधि। तो पहले आप जांच करेंगे, फिर उसमें त्रुटि क्या है उसको सुधारेंगे, फिर जांच करेंगे। तो देखिए पहले हमने जांच किया, जो त्रुटि था उसको सुधारा, फिर जांच किया, फिर त्रुटि सुधारा, अब फिर हमने त्रुटि सुधारी तो फिर से इसका जांच करेंगे क्या सही है या गलत। देखिए यहाँ पर हम आपको स्टेप लिखना शुरू किए थे, आपका स्टेप नंबर फर्स्ट था, यहाँ पर आपका स्टेप नंबर सेकेंड है, ठीक है, ये आपका स्टेप नंबर फर्स्ट था। और इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं स्टेप नंबर थर्ड, जो स्टेप, तो स्टेप थर्ड देखिए यहाँ पर हो नहीं पाएगा तो हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका होने वाला है क्या, तो जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका देखिए आ गया N2 प्लस 3S2, ये बना दिया आपका 2NH3। अब इसका हम क्या करेंगे, फिर से जांच करेंगे, तो क्या करेंगे फिर से जांच, तो जांच जब करेंगे तो देखिए क्या बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम तत्व, यहाँ क्या लिखेंगे अभिकारक, अभिकारक, अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे उत्पाद, क्या लिखेंगे उत्पाद। अब इसको सॉल्व करें, चल कर दें सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर जो तत्व है, तत्व में आपको फिर से वही लिखना होगा क्या, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन में इधर आप गिने कितना है, देखो आप जब गिनेंगे तो नाइट्रोजन में यहाँ पर आपके पास है 2, और इधर नाइट्रोजन में यहाँ पर भी 2 है। इधर हाइड्रोजन गिने देखिए 3 दूना 6, यहाँ पर आपके हैं 6, तो इधर भी गिन लो 3 दूना 6, तो क्या आपके बराबर है, हाँ सर हमने अब चेक कर लिया, हमारे अंदर कोई त्रुटि नहीं है, यानी इस रिएक्शन में सब कुछ बैलेंस है, यानी ये आपका रिएक्शन अब बैलेंस है। बस यही आपको करना था, ये आपका हो गया जांच एवं त्रुटि विधि से किसी भी रासायनिक प्रक्रिया का, यहाँ पर आप किसी भी रासायनिक क्रिया को क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। स्टेप नंबर आपका थर्ड फोर्थ था, इस फोर्थ नंबर में आपने क्या किया, इसको संतुलित कर दिया। बिल्कुल एकदम आसान भाषा में हमने हर एक चीज को अच्छे से समझा, आप एकदम धीरे धीरे एकदम प्यार से समझा इस बात को, तो आप एक बार फिर से इस चीज को देख लीजिए हमने क्या क्या किया था, फिर इसके बाद हम आगे। सही है, अगर आपको क्लियर हो गया तो जरूर कमेंट बताइएगा, क्योंकि ये चीज समझाने के लिए आपको इतना मतलब इसको समझाने के लिए इतना धीरे धीरे हम गए हैं ना, एक एक स्टेप में इतना धीरे धीरे गए हैं कि आप कोई भी स्टेप मिस ना करो।
ठीक है, अगर फिर भी आप मिस कर दिए हो तो वीडियो को फिर से पीछे करके जरूर देखना, लेकिन जल्दबाजी में इसको छोड़ना नहीं। इसको अगर वीडियो फिर से पीछे करके देखो, लेकिन आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर हम इसको बार बार रिविजन करते रहेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, चल अब आगे क्या है, तो इसके बाद देखिए आता है रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना। देखिए ये आपका जो ये चीज यहाँ दिया है ना, ये मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, क्योंकि ये आपको खासकर नहीं बताया जाता, लेकिन ये मेरे तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। क्या कि आप इस चीज को जानो कि किसी रासायनिक क्रिया को लिखते कैसे, उसे सजाते कैसे हैं। इसी बताओ, इंसान तो रोज वैसे ही रहता है, लेकिन जब उसकी शादी होती है तो क्या उसको सजाया जाता है? बिल्कुल, चाहे दूल्हा हो या दुल्हन, दोनों को सजाया जाता है, वो भी बहुत प्यार से बहुत अच्छे सजाया जाता है, बिल्कुल सजाया जाता है ना। इसी तरीके से क्यों? क्योंकि उस दिन उनकी खुशी होती है, उनके जीवन का एक इंपॉर्टेंट दिन होता है। वैसे ही जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे हो, तो रासायनिक अभिक्रियाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप सजाओ, तो इनको सजाना कैसे है, आप सजाते कैसे हो, बताते कैसे हो, तो उसके लिए ये चीज आपके लिए हम दे रहे हैं गिफ्ट में, कि आप इस चीज को समझो क्या होता है ये। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए आपको क्या करना हो, तो बहुत ज्यादा सूचनात्मक बनाने के लिए मतलब आप उसको देखो ना तो पहचान जाओ। सूचनात्मक मतलब आकर्षक, जैसे आप जैसे शादी में जाते हो, दुल्हन को देखते हो तो सब आपको चारों तरफ दिखता है खूबसूरती, लेकिन दुल्हन की खूबसूरती बहुत ज्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसको उस तरीके से सजाया जाता है। तो इसी तरीके से आप यहाँ रासायनिक समीकरण को सजाओगे, जिसको देखने में कोई भी इंसान कहीं से आए तो देखे कहने यही दुल्हन है, इसी की शादी हो, मतलब देखने में बता सके कि हाँ इस डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या नहीं। तो देखो यहाँ पर पहली पॉइंट अगर बात करें तो क्या है, क्रिया कारकों तथा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यार देखिए भौतिक अवस्था जो होता है ना, उसे कुछ प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किस प्रतीक द्वारा? अगर देखिए ठोस है तो ठोस को छोटे कोष्टक में, ऐसे छोटे कोष्टक में यस द्वारा, क्योंकि ठोस मतलब सॉलिड। अगर वो द्रव अवस्था है तो उसको कैपिटल स्मॉल यल द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और अगर वह गैस है तो उसको जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसकी भौतिक अवस्था, इसकी ठोस पदार्थ की अवस्था कितनी होती है? तीन। ठोस, द्रव, गैस। ठोस है तो यस, लिक्विड है तो यल, आपका गैस है तो यहाँ पर जी। और जली विलयन, देखिए जली विलयन क्या होता है? जली विलयन भी एक अवस्था होती है जिसमें मतलब जल में किसी चीज को घोल दे तो जली विलयन होता है, तो उसको एक ही से प्रदर्शित करती है। एक ही मतलब एक्वस, एक्वस में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब इस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पर आपको नीचे दिखा देते हैं एग्जाम्पल स्वरूप। ठीक है, ताकि आप एकदम भी भ्रम में ना जाओ। देखो यहाँ पर जैसे आपके सामने लिखा है सोडियम प्लस, और आपका यहाँ पर H2SO4। अब ये रिएक्शन करके देखिए बनाता क्या है, ये बनाता है आपका Na2SO4 प्लस, ये बनाता है। अब देखिए यहाँ पर इनकी अवस्थाएं क्या है, तो अगर इनकी अवस्था आप देखोगे, देखिए सोडियम जो है यहाँ पर आपका है सॉलिड में। क्यों? सोडियम चूर्ण के रूप में होता है, ये सॉलिड है। ये आपका देखिए जली विलयन है, एक्वस में। एक्वस मतलब सल्फ्यूरिक एसिड पानी में घुला हुआ। ठीक है, एकदम प्योर आपका सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, पानी में घुला तो एक्वस जली विलयन। और ये दोनों रिएक्शन करके यहाँ देखिए ये तो बनाते हैं एक्वस, लेकिन यहाँ पर ये बन जाता है गैस। क्या बन जाती है? तो गैस अवस्था में बन जाती है। तीसरे तीनों अवस्थाओं को हमने यहाँ पर दर्शा दिया। अब आप इसको देख बता सकते हो कि कौन किस अवस्था में है, तो अधिक सूचनात्मक होगा नहीं। देखिए अब इसकी एक एक चीजें हम सजा रहे हैं तो हाथ से सजाएंगे। दूसरी क्या होती है, देखो बनने वाले अवक्षेप को प्रतीक चिन्ह यस से प्रदर्शित करते हैं। देखिए बनने वाले अवक्षेप को इससे प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक आपका जो होता है ना उसे नीचे के एरो द्वारा, ऐसे नीचे की तरफ एरो, मतलब एक एरो है जो नीचे की ओर होता है, इससे दर्शाते हैं अवक्षेप को, तथा प्रदर्शित किया जाता है। और समान रूप से मुक्त होने वाली गैस को, जो गैस होता है जी से प्रदर्शित न करके, इसको जी से प्रदर्शित न करके इसको ऊपर की ओर एक एरो से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे प्रदर्शित किया जाता है, यहाँ पर ऊपर की ओर एक तीर बना देंगे इस तरीके से, तब ये ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखा है अवक्षेप को सॉलिड से, देखिए यहाँ पर सही लिखा था। ठीक है, ये सॉलिड से प्रदर्शित न करके, सॉलिड से प्रदर्शित न करके इसको नीचे द्वारा प्रदर्शित किया था, नीचे के एरो द्वारा प्रदर्शित किया था। सही है, तो इस तरीके से प्रदर्शित किया था। जैसे कहाँ कहीं पर अवक्षेप बना, क्या हमने रासायनिक में देखा था बिल्कुल कि किसी रासायनिक क्रिया में गैस निकल रही है तो रासायनिक क्रिया है पहचान में, अवक्षेप बन रहा है तो भी आपकी रासायनिक क्रिया है। तो जो अवक्षेप बनता है तो आपको नीचे की तरफ, क्योंकि अवक्षेप क्या होता है नीचे बैठ जाता है, और जब गैस बनती है तो गैस ऊपर की ओर, क्योंकि गैस तो उड़ जाती है। तो इस तरीके की यहाँ पर चीजें। अगला उदाहरण देखिए आपको यहाँ पर लिखा था, कुछ उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे मैग्नीशियम का सॉलिड में है, सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखिए हाइड्रोजन गैस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर की तीर द्वारा दर्शा रहे हैं, गैस नहीं दर्शा रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर गैस लिखा है, इसको गैस से न लिखकर ऊपर की तीर द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक अणु के मैग्नीशियम सल्फेट हाइड्रोजन बन रहा, ये आपका एग्जाम्पल। आगे अगला देखिएगा, अब क्रिया की परिस्थिति जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया,
को तीर के ऊपर या नीचे लिखकर प्रस्तुत किया जाता है, जैसे हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण। अब हाइबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, इसके पहले हमने जो आपको रिएक्शन लिखा था ना वो अधूरा रिएक्शन। अब ऐसा नहीं कि सर आपने अधूरा क्यों पढ़ा दिया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अधूरा नहीं था, वो सही था, लेकिन वो हाइबर प्रक्रम से बनता अगर तो उसके लिए अधूरा। तो हाइबर प्रक्रम देखिए क्या होता है, एक विधि होती है। हाइबर प्रक्रम क्या होता है, एक विधि होती है जिसमें हम क्या बनाते हैं, जिसमें हम अमोनिया को बनाते हैं। तो देखिए ये कैसे बनता है, तो यहाँ पर होता क्या है कि आप नाइट्रोजन गैस लेते हो और हाइड्रोजन गैस लेते हो, इन दोनों का रिएक्शन कराते हो, ये बनाता है क्या, अमोनिया। क्या बनाता है, अमोनिया। ये आपका यहाँ पर होता है 2 और यहाँ पर होता है 3। लेकिन यहाँ पर कुछ और स्थितियां भी होती हैं। क्या होती है स्थितियां, तो देखिए यहाँ पर आपका होता क्या है, ताप दाब दोनों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उत्प्रेरक, ये तीनों चीज होती है। तो देखो यहाँ का जो तापमान होता है वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस। और जो दाब होता है वो आपका होता है देखो 4 से 450 एटीएम दाब, ये दाब होगा। तो देखिए ये आपका क्या होगा, दाब, ये तीर को ऊपर ले सकते हो और तीर के नीचे ले सकते हो इसको, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे देखिए कुछ उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक क्या होता है आपका आयरन, या फिर यहाँ पे क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। तो ताप दाब और उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आपकी एक रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसको आप अच्छे से क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पर ऊपर नीचे कुछ चीजें लिखी जाती है। सही है, अब आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया अभिकारकों के गर्म करने को तीर के ऊपर या उष्मा। देखिए अगर अभिकारक को आप गर्म कर, तो गर्म करो तो तीर के ऊपर क्या करोगे, या तो उष्मा लिखोगे, ये प्रसिद्ध किया जाता है, या फिर उसके ऊपर डेल्टा बनाकर, इसको देखिए पढ़ते हैं क्या, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा बनाकर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर हम चीज किसी चीज को गर्म कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा देखिए, मार्बल को गर्म करने पर यह चूने तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। मार्बल क्या होता है, तो मार्बल आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल में सोदा आपका समझते हो ना, नहीं समझते हो, टाइल्स समझते हो, टाइल्स। तो जो टाइल्स होती हैं वो मार्बल होती हैं। संगमरमर नाम सुनो, संगमरमर। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो देखिए ये आपका है संगमरमर। हाँ संगमरमर, बिल्कुल, जो तुम गाना भी गुनगुना रहे हो अपने मन में, हाँ वो संगमरमर। कुछ और संगमरमर था भाई, और यहाँ कुछ और हो रहा है। ठीक है, तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। इसी को देखिए चाक या घड़िया का सूत्र बोलते हैं, किसका, चाक या घड़िया। ठीक है, जो चाक होता है ना, जो ऑफलाइन बोर्ड पर जो होते हैं, ऑफलाइन कोचिंगों में, अगर स्कूल स्कूल में आप देखे होंगे, तो जो बोर्ड पर लिख पढ़ाते हैं, व्हाइट बोर्ड होता है, तो वो क्या होता है आपका चाक। तो उस चाक का भी यही सूत्र होता है, संगमरमर का भी यही सूत्र होता है। ठीक है, तो ये आपके कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको गर्म करना है, देखिए अब यहाँ पर आपके पास दो चांस, दो चीजें होती है, या तो आप इसके ऊपर उष्मा लिखो, क्या लिखो, उष्मा, या तो उष्मा ना लिखकर इसके ऊपर केवल डेल्टा बना दो, क्या बना दो, डेल्टा। अगर आप केवल डेल्टा बना देते हो तो इसका मतलब होता है कि आप इसको गर्म कर रहे हो। तो जब गर्म कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कुछ मटेरियल बनता है, क्या बनता है, ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये चीज। तो यही आपका लिखा है यहाँ पर कि आप उष्मा को या तो उष्मा लिखो या डेल्टा बना दो, इसका मतलब होता है ये चीज गर्म। समझ में आ गया, बिल्कुल इतनी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियरली पता होनी चाहिए कि किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया को और सूचनात्मक बनाते हैं। उसमें हम मतलब कुछ ऐसी चीजों को प्रयोग करते हैं कि हमको लगता है कि ये चीजें इस रासायनिक क्रिया में हो रही हैं, और इनको इसी तरीके से हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या इस तरीके से लिखे होगा तो हम जल्दी से देखते ही समझ जाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे ये उत्प्रेरक है, यहाँ पे इतना तापमान है, इतना दाब है, या यहाँ पे उष्मा दी जा रही है। चलिए, अब इसके बाद अगर ये क्लियर आपको हो गया तो हम आगे बढ़े। देखिए अब ये आप हमारा क्या था, ये हमारा था रासायनिक क्रिया को अधिक सूचना बनाता, जो कि आपको जेपी सर की तरफ से क्या था, गिफ्ट था। जेपी सर कौन है, अरे भाई हम हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। अगर देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ी सूचना है, या पढ़ते पढ़ते ना बीच में आपको एक चीज मिलता है, क्या, जेपी स्टार। अगर आप नहीं जानते तो जान जाओगे कि आपको जेपी स्टार मिलता है, जो आपके लिए रामबाण के काम करता है। जैसे आपकी जहाँ नैया डगमगाने लगती है, डूबने लगती है, आपको असहारा महसूस होने लगता है, वहां आपके सामने क्या आ जाता है, जेपी स्टार, और ये आपको सहारा प्रदान करता है। चलिए ये जरूर आपको मिलेगा, हो सकता है क्लास आज की क्लास में या कल की क्लास में, लेकिन जेपी स्टार आपको मिलेगा जरूर। चलिए अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहे तो आपको शायद जेपी स्टार मिल जाए। चलिए अब इसके बाद आती है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तो कुछ रासायनिक क्रियाओं के प्रकार होते हैं, उन प्रकार को हम समझते हैं। देखिए रासायनिक क्रिया बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनकी जो कुछ प्रकृति है, एक दूसरे को कुछ समानता दर्शाती हैं, कुछ एक दूसरे से भिन्नता दर्शाती हैं। तो उनकी समानताओं के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में बांट दिया गया। क्या किया गया, उनको अलग अलग समूहों में बांट दिया गया। कुछ समूह मतलब वो कुछ समानता दर्शाती है, तो उसका मतलब वो उस समूह में आती है, ऐसे चीज। तो इनको देखिए कई अभिक्रियाओं में भाग गया। तो रासायनिक अभिक्रिया विभिन्न प्रकार की हो सकती है। अब इनको किन किन समूहों में बांटा गया उनको हम समझते हैं।
सबसे पहली जो आपकी है वो आपकी है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन, रिएक्शन। अब ये क्या होता है भाई? संयोजन अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिल्कुल आसान सा होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसकी कहानी में तो सिंपल सी बताती है क्या, कि जब दो या दो से अधिक आपस में जुड़कर केवल एकल उत्पाद देते हैं, मतलब एक ही पदार्थ बनाते हैं, एक से ज्यादा पदार्थ नहीं बनाते, इस प्रकार की क्रिया को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। अब इसको आप परिभाषा देखिए, ये परिभाषा, तो क्या आपको परिभाषा साफ साफ दिख रही है यहाँ पर क्या क्या है? देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व यौगिक, ये पदार्थ में तत्व भी हो सकते हैं आपके, यौगिक भी हो सकते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में कोई भी सह उत्पाद बाई प्रोडक्ट नहीं बनता, यानी इसमें केवल एकल उत्पाद ही बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको, ठीक है, देखिए क्या एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप हाइड्रोजन, एग्जाम्पल भाई एकदम प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते तो क्या बनता है? अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हो तो ये बनता है आपका H2। क्या बनता है? H2। तो क्या इसमें एक से अधिक पदार्थ बने? नहीं। कितने पदार्थ है? दो पदार्थ। तो जब दो पदार्थों मिलाकर आप एकल उत्पाद बना रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आपका हो रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया हो रही है, इसको आप बैलेंस कर सकते हो, यहाँ पर 2 कर दो और यहाँ पर 2, ये आपका रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, आप इसको उस विधि से भी कर सकते हो, नॉर्मली भी कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार उस विधि से करो, जब सिर्फ कहा जाए तो करना। ठीक है, जैसे आप ऑक्सीजन यहाँ पर 2 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, तो हमने इसके पहले क्या कर दिया? 2 कर दिया, ऑक्सीजन 2 हो गया। लेकिन ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गया। देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो इसके पहले हमने 2 कर दिया ताकि हाइड्रोजन भी 4 हो गया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल इसका देख सकते हो। बिल्कुल, इसके पहले हमने अमोनिया देखा तो उसमें भी आप देखे थे संयोजन हुआ था। चलिए सर अमोनिया को नहीं लेते, कुछ और को ले लेते हैं। तो आप किसी और को लेना चाहते हो, बिल्कुल ले सकते हो, चलो ले सकते हो। आप हाइड्रोजन को ले लो, क्लोरीन को, इन दोनों का रिएक्शन करा दोगे, ये बना देता है HCl। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक, इसका नाम याद रखो भाई, बहुत जरूरी है। क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर इस बैलेंस करना चाहते हैं, देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, क्लोरीन में 2 है, यहाँ दोनों अकेले हैं, तो इनके पहले क्या कर दिया जाए? 2 कर दिया जाए, बस बैलेंस हो गया। बैलेंस हुआ नहीं? बिल्कुल। तो ये आपकी थी संयोजन अभिक्रिया। क्या आपको अच्छे समझ आई? बोले। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या थी कि दो अलग अलग चीजें हैं या दो से ज्यादा चीजें आप ले लो, लेकिन उनको मिलाकर केवल एक उत्पाद बनना चाहिए, केवल एक, एक से ज्यादा कोई भी छोटी छोटी चीज नहीं बननी चाहिए, केवल एक और केवल एक उत्पाद बनना चाहिए। तो इस प्रकार की रिएक्शन बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब हम आगे बढ़े? बिल्कुल सर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये देखिए, संयोजन अभिक्रिया का आपने देखा, लेकिन इसको तो देखा ही नहीं। ये क्या था? देखिए यहाँ पर ये दो अलग अलग चीजें थी, कैल्शियम सल्फर, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर देते ताकि आप समझ पाओगे। अरे भाई ज्यादा, ये रहा। देखो यहाँ पर ये क्या करा, कैल्शियम सल्फर को आप जब यहाँ पर रिएक्शन कराते हो तो ये बनाते हैं कैल्शियम सल्फाइड, तो दोनों एक ही उत्पाद बनाए हैं, एक से ज्यादा नहीं बनाया। क्या बनाया? एक ही उत्पाद बनाया। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब बढ़ते हैं। हाँ सर, ये क्या दिख रहा है? क्या पीछे चमक रहा है आपकी? एक बार देख लो, देखोगे? चलो भाई देख लो, हट जाते हैं, देख ले। ये क्या चमक रहा है पीछे सर आपके? ये है क्या? ये कैसी अभिक्रिया है? यहाँ पर क्या है? इन सभी चीजों को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बाद आपका आता है वियोजन अभिक्रिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन होने वाला है। तो संयोजन के बाद आपका क्या आता है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? कि संयोजन अभिक्रिया की जस्ट अपोजिट होती है, उल्टा होती है। उसके क्या होती है? उल्टा। उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक उत्पाद बना रहे थे, इसमें एक पदार्थ टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ, इसमें क्या होगा? एक उत्पाद टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा, तो इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, विघटन का अभिक्रिया। देखो क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों, अब देखिए कोई भी चीज अपने से नहीं टूटेगी। जैसे ही बताओ, अगर आपको हम ऐसे हाथ हथेली क्या करें, एक पत्थर का टुकड़ा तो बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं यार, वो तो जादू मंत्र वाला करते हैं, वो कुछ ना कुछ बोलते हैं, मतलब जो भी बोलते होंगे अपने मन में, जो भी होंगे, ओम स्वाहा स्वाहा ओम स्वाहा फुट, तो क्या ये फट जाएगा? क्या पत्थर जो हम रखे थे फूट जाएगा? नहीं फूटेगा भाई, यहाँ पर साइंस लग रहेगा। साइंस वाले कैसे तुम सोच सकते हो फूट जाएगा? नहीं फूटेगा। तो इसको हवा फूक मारने से फूट जाएगा। तो पत्थर को या फिर आप रख दोगे थोड़ी फूट जाएगा। अब पटकना नहीं है, बोल तो सर पटक दिया तब, पटकना नहीं है, रखना। तो क्या आपने टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमको क्या करना, कुछ कुछ बाहर से कुछ कारक लगाने होंगे।
तो अब जैसे आप पत्थर को हम दे दिया, आपने उसको उठाकर पटक दिया, हो सकता है फूट जाए, हो सकता है ना फूटे। जैसे आप खाना खा के पटको तो फूट जाएगा, बिना खाए पटक रहे भाई, तुम ही ना पटका जाओ उसमें, वो नहीं फूटेगा। देखो किसी चीज को तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए, कोई चीज साथ में उसको अलग करने के लिए हमको बाहर से कुछ कारक लगाने पड़ते हैं, कुछ बल लगाना पड़ता है, कुछ नई चीजें लानी पड़ती हैं। तो वही चीज यहाँ पर है कि बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने अवयवी तत्वों या लघु यौगिकों में अवघटित हो जाए। ये अवयवी तत्व खुद में टूट जाएगा, या कुछ लघु यौगिकों में क्या होता है, वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को, या ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, विभोजन अभिक्रिया। कौन सी क्रिया कहलाती है, विभोजन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, ये बाह्य कारक क्या है जो इसको कहलाते हैं, देखिए बाह्य कारक में अभिक्रियाएं उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा, या तो उष्मा द्वारा टूटेंगी, या प्रकाश द्वारा टूटेंगी, या तो विद्युत द्वारा टूटेंगी। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया निम्न 3 प्रकार की होती है। अब किसके आधार पर होती है, देखिए ये बाह्य कारक के आधार पर, किसके आधार पर, बाह्य कारक। जो बाहर से हम प्रकाश द्वारा तोड़ सकते हैं, विद्युत धारा द्वारा तोड़ सकते हैं, या फिर उष्मा द्वारा तोड़ सकते हैं। इन सभी के अलग अलग आधार पर हम इसको तोड़ सकते हैं। तो ये चीजें क्या है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं किसमें, उष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल डिकम्पोजिशन की अगर बात करेंगे तो उसमें अपघटन में आपका क्या क्या आता है, तो देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, उसमें अपघटन होता है। मतलब अगर आप उष्मा के द्वारा किसी चीज को तोड़कर 2 या 2 से अधिक भागों में बांट रहे हो, तो वहां पर जो आपका वियोजन अभिक्रिया हो रहा है उसको बोलते हैं उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अब उसमें अभिक्रिया में बिल्कुल एकदम सिंपल उदाहरण आपके लिए हम लेते हैं यहाँ पर क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे आप गर्म करते हो तो देखो यहाँ पर हम उसमें नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर किसी रिएक्शन के ऊपर आप डेल्टा लगा दिए, डेल्टा का मतलब क्या हो गया, डेल्टा का मतलब यहाँ पर आपका हो गया, डेल्टा का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डेल्टा का मतलब आपका हो गया कि यहाँ पर ये गर्म किया है, क्या किया है, गर्म किया। तो अगर इसको गर्म कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर आपका बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस के रूप में आगे चली जाएगी, मतलब ऊपर निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर उष्मा के द्वारा एक अपघटन अभिक्रिया हो रही है, जिसे आप बोलोगे उष्मीय अपघटन। क्या बोलोगे, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। सही है, अच्छे से समझ आ गया, बोलिए अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो उष्मीय अपघटन आपको समझ आ गया। तो देखो जो मेरे पीछे यहाँ पे दिख रहा है, ये है क्या, ये उष्मीय अपघटन का ही एक संयंत्र है। देखो इसमें है क्या, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक मोमबत्ती जल रही है, लालटेन जल रहा है। यहाँ पर ऊपर एक फ्लास्क रखा है, इस फ्लास्क में क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है। इस फ्लास्क में क्या हो रहा है, ये गर्म हो रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा हट जाते हैं। अब देखो, अब दिख रहा होगा, इस फ्लास्क को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म होकर वाष्प में जाता है, यहाँ पर रिएक्शन करता है, आपस में रिएक्शन करता है। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या लगा है, एक यहाँ पर लगा है कंडेंसेशन, मतलब इसको संघनित करने वाला, संघनित करने वाला। इसमें क्या होता है, ये वाष्प में जाता है, फिर यहाँ पे ठंडा होता है, यहाँ पे ठंडा होता है, जिससे क्या हो जाता है, फिर से ये वाष्प से फिर से लिक्विड में बदलता है। अब फिर एक अलग फ्लास्क लगा है, इस फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है, और यहाँ पर वो नया मटेरियल पैदा प्राप्त हो जाता है हमको, जो हमको बनाना होता है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, उसमें अपघटन हो रहा है। सही है, चले आगे, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। अगला आपका है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। क्या है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया में आप देखो क्या होने वाला है। तो देखो बिल्कुल आसान भाषा में, जब विभोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जब प्रकाश में मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश लिया जाता है। अब आप ये नहीं बोलोगे कि सर हमने क्या किया कि यहाँ बीच में हमने एकदम, तो क्या किया, अंधेरे रूम में गए, अंधेरे रूम में हमने क्या किया, एक जार लिया, एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने रख दिया किसको, किसी मटेरियल को रख दिया। सपोज को हम यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल देते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl। देखिए AgCl में अगर आप यहाँ पर सनलाइट डाल दो, क्या डाल दो, प्रकाश। अगर यहाँ पर डाल दो प्रकाश, इसका प्रकाश, तो याद रखो सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये आपका टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, ये टूट जाता है आपका Ag+Cl2। तो आपको हम बताए थे कि अगर सात में से, उन सातों तत्वों में से कोई भी तत्व अकेला नहीं होगा, जब अलग हुआ ना तो क्लोरीन अकेला होगा तो रोने लगेगा, तो अपने मम्मी पास चला जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 2 लोग हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2 लोग। तो यहाँ पर Ag+Cl, Cl, अब देखो Cl नहीं रहेगा, Cl2 हो जाएगा। इसको अगर रिएक्शन बैलेंस करना चाहते हो तो भाई आपको यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब इसको 2 करने से आपने सिल्वर को 2 कर दिया, तो यहाँ पर आपको सिल्वर को भी 2 करना। ठीक है, अब देखो यहाँ सूर्य का प्रकाश अब डालते तो इस रूप में टूट जाता है। अब आप सोचो कि इसका क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड उठाते हैं, अंधेरे कमरे में जाते हैं और वहां पर अपना टार्च बारते हैं, मोबाइल का टार्च। ठीक है, जिस मोबाइल में देख रहे हो आप, उस मोबाइल का टार्च बार दो वहां पर कि हाँ चलो भाई तुमको प्रकाश हम दे दिया, आप टूट के दिखाओ। भाई ऐसे नहीं टूटेगा,
क्योंकि प्रकाश में भी ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा जब उसको मिलेगा तो उससे टूटता है। तो जो आप प्रकाश दोगे उसमें उतना ऊर्जा नहीं है जिससे वो टूट सके, उसके लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा। यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश को चाहिए, सूर्य का प्रकाश जब उसको मिलेगा तो उससे टूट जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका था प्रकाश अपघटन अपक्रिया। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें यहाँ पे लिखा है ना सिल्वर क्लोराइड, वो दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या लिखा है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड लिखा हुआ है, चलो हट जाते हैं आपको यहाँ पर। ये क्या लिखा है आपका, सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड को यहाँ पर रखकर सूर्य का प्रकाश इस पर डाला जा रहा है कि हाँ भाई गर्म हो जाओ तुम। ये जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर अपघटित हो जाएगा, इसमें सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। सही है। चल अब तीसरा हम पढ़ते हैं। तीसरा आपका जो है विद्युत अपघटन। देख रहे हो यहाँ पर विद्युत अपघटन संयंत्र, देख लो भाई साहब। लग नहीं रहा ये विद्युत अपघटन क्या है, लग रहा है कि यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड की बिजली बिजली आ गई भाई। हाँ देखो, एकदम ध्यान से देखो क्या है। ये आपका विद्युत संयंत्र है, इस तरीके का विद्युत संयंत्र होता है। इसमें आप क्या करते हो, विद्युत अपघटन कराते हो। यहाँ पर आज आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो आप जानते तो हो लेकिन नहीं जानते। अब क्या बात हुई सर, जानते तो नहीं जानते? हाँ आप जानते हो लेकिन आप नहीं जानते हो, लेकिन आपका जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज हमने आपके अंदर के साइंटिस्ट को जगा दिया है, और साइंटिस्ट वो होता है जिससे अगर कुछ पूछा जाए तो बता सके। तो आपसे ये जो सवाल आप पूछने वाले हैं, उस सवाल का आप क्या आप जवाब जानते हो? अगर आप जानते हो पहले से तो आप कमेंट में जरूर कहोगे कि हाँ सर हमको इसका जवाब पता था, और नहीं पता है तो आप सुन कर जाओगे कि क्या होता है चीज। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन क्या होता है? तो विद्युत अपघटन बिल्कुल स्पष्ट भाषा होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन, देखो यौगिक का क्या होता है, जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत प्रवाहित करके, यानी विद्युत धारा को क्या करते हैं, उसमें प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा। यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित होता है। जैसे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, या दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इस प्रकार के अपघटन को बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब विद्युत अपघटन क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हो, इलेक्ट्रिसिटी डाल को वहां पुश करते हो, तो इस तरीके की चीज यहाँ पर होती है। तो अब ध्यान से इस चीज को, तो इसको देखने से आपको क्या लग रहा है, देख रहे हो क्या है ये, देख रहे हो? देखो यहाँ पर एक आपका फ्लास्क है, यहाँ पर एक आपका फ्लास्क है। इन दोनों फ्लास्क में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को गर्म कर रहे हैं, इस तरीके से चीजें यहाँ बना रहे हैं, तो ये भयंकर वाला चीज वहां पर बन रहा है। तो अब इस चीज को समझने से पहले आपसे एक सवाल पूछते हैं। देखो आप ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर जानते हो, जो हॉस्पिटल में होता है, जो मुंह में लगाते हैं भाई, जिसको वेंटिलेटर पर लिटा देते हैं, तो ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर लगाते हैं ना? हाँ बिल्कुल लगाते हैं सर। तो वो ऑक्सीजन उस गैस सिलेंडर में कहाँ से भरते हैं, वो भाई बताओ, आप जानते हो कि उस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन आता कहाँ से? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जैसे हम जहाँ हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन है, हमने क्या किया, बोतल को खोला, उस बोतल को यहाँ पर खोल कर कहा चलो भाई ऑक्सीजन इसमें आ जाओ, ऑक्सीजन को सब भर गया, बोतल का ढक्कन बंद, इसको ले गए ऑक्सीजन वाले में चढ़ा दिया। नहीं, हम जहाँ हैं या आप जहाँ हो वहां पर ऑक्सीजन ही नहीं, बहुत सारी गैसें हैं। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हो सकता है नाइट्रोजन की मात्रा भी हो, तो बहुत सारी गैसें हैं। आप इस तरीके से अगर ऑक्सीजन भर कर वहां पर ले जाओगे, तो जो इंसान पहले से ही बीमार है, पीड़ित है, दर्द में जी रहा है, उसको आप इस तरीके का गैस दोगे तो निकल ही जाएगा, तो चला ही जाएगा। तो इसके लिए आपको कुछ अलग तरीके का लाना होगा, कुछ शुद्ध लाना होगा। तो आपको देखो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो एक्चुअल में ऑक्सीजन तो आपको जल से मिलता है। किससे मिलता है? जल से। लेकिन आप इस चीज को कैसे प्राप्त करोगे, आप तो देखो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही शानदार चीज लाने वाले हैं। क्या बोलते हो, ला दिया जाए? ला दिया जाए या नहीं, ला दिया जाए या नहीं, बोलो जल्दी 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 बोल दो भाई। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर ला रहे हैं ये फ्लास्क, चलो है एक बीकर ला दिए हैं। हाँ ये बीकर आपके सामने आ गया, इधर इसको बीच में करते हैं। बिल्कुल इसका लिक्विड का कलर बदल देते हैं, कैसा कर दे बोलो, आप जैसा बोलो वैसा कर दें। अच्छा लग रहा है ये? अगर अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं अच्छा लग रहा है तो भाई थोड़ा सा एडजस्ट करो, क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। चलो ये आपका देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है। अच्छा इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा और कुछ यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है? क्या बोलती है जनता, ऐड कर दिया जाए? बिल्कुल सर, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बिल्कुल हमको जो अच्छा लगेगा वही करेंगे। जाओ भाई, करो ना थोड़ा सा, इधर करते हैं भाई, तुम इधर हो जाओ साइड में। हाँ अब इसकी कहानी आगे बढ़ाते हैं, बस इतने में तो हो जाए, ठीक है। फिर ये हुआ। हाँ सर आपने ये क्यों कर दिया, मतलब आपका मन नहीं मान रहा था, आपने ये कर दिया। ओ, ये क्या बोलता है, ये बोलता है वो कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए भाई मिलेगा, पर जो हमको चाहिए पहले वो तो दो। अब ध्यान दे,
इसको देखिए सिंपल सा समझिएगा, मतलब आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहे थे भाई, आपका टाइम बहुत कीमती है। आप जितना समझते हो अपने आप को टाइम को, उससे ज्यादा हम आपके टाइम को कीमती समझते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों को समझना था कि इसका जो सेपरेशन था वो जरूरी था, इसको समझना चाहिए कि ये अलग है, बीकर है, बंद है। अब देखो इसमें क्या है, एक लिक्विड भरा, लिक्विड ये आपको हो सकता है विलयन। ठीक है, तो आप बोले कि गलित अवस्था में, देखो आप पीछे लिखे थे ना, यहाँ पे क्या था, गलित अवस्था में क्या था, गलित अवस्था में या तो जलीय विलयन होना चाहिए। तो यहाँ सपोज करो विलयन क्या है, एक विलयन। अब विलयन क्या है, तो इस विलयन में यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड का विलयन, किसका, सोडियम क्लोराइड, इसका विलयन लेते हैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन लेते हैं, यानी सी। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, कितने इलेक्ट्रोड लगाते हैं, 2। ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड फर्स्ट, और ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड सेकेंड। ठीक है, ये आपका हो गया इलेक्ट्रोड सेकेंड। 2 इलेक्ट्रोड हमने यहाँ पर क्या किया, लगा दिया। अब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को, ठीक है चलिए इनको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा कर दिया जाए, बिल्कुल सर अच्छा कर दीजिए इनको। बिना अच्छा किए आप कैसे कैसे कर सकते हैं इनके साथ, इनके जीवन के साथ आप नाइंसाफी नहीं कर सकते, आपको इनके साथ इंसाफ करना ही होगा। बिल्कुल भाई, आप बोल रहे हो तो इंसाफ तो करना ही पड़ेगा ना, क्या बोलती है जनता, ये नहीं मान रहा, कह नहीं मानेंगे, मत मानो भाई, हम दूसरे को मनवाएंगे। ठीक, देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है। अब इनको क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इनको क्या करते हैं, बाह्य विद्युत सेल से जोड़ देते हैं। इनको क्या करेंगे, बाह्य विद्युत सेल से जोड़ दिए, जोड़ दिए। अब देखिए इसमें एक प्लस है आपका, एक प्लस से जोड़ दिया, किससे, माइनस से। तो जिससे प्लस जोड़ दिया वो कैसा होगा, ये प्लेट आपका कैसा हो गया, देखिए यहाँ पर ये प्लेट जो, ये प्लेट आपका हो गया प्लस, कैसा हो गया, प्लस। और ये आपका प्लेट हो गया माइनस, कैसा हो गया। ठीक है, ये प्लेट आपका हो गया। तो देखिए जो प्लस वाला प्लेट होता है इसका नाम क्या होता है, प्लस वाले प्लेट का नाम होता है एनोड, प्लस वाले प्लेट का क्या नाम होता है, एनोड। और माइनस वाले प्लेट का नाम होता है कैथोड, एनोड कैथोड। अब एनोड और कैथोड हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए NaCl जो होता है इसमें जब डालेंगे तो यहाँ पर Na प्लस अलग निकलेगा, Cl माइनस अलग, Na प्लस अलग, Cl माइनस अलग, इस तरीके से विचरण करते रहते हैं, Na प्लस Cl माइनस। अब याद रखो जो ये प्लस माइनस है, तो जब इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है, जो प्लस वाला है वो माइनस वाले को खींचता है, और माइनस वाला प्लस वाले को विपरीत वाले खींचता है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो प्लस वाला माइनस वाला खींचेगा, यानी ये इसका इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इस तरीके से होगा। अभी दोनों यहाँ पर जाकर क्या हो जाते हैं, इनका यहाँ पर कुछ ऑक्सीकरण अपचयन हो जाता है। अब ऑक्सीकरण अपचयन आप इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट में पढ़ोगे एकदम डिटेल में, वहां पर आपको अच्छे समझा देंगे। ठीक है, बस इतना समझो कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन हो जाता है, अब फिर इनका कुछ अलग चीज बनता है। यहाँ पर क्या होती है, क्लोरीन गैस मुक्त होती है, तो कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, ये क्लोरीन गैस मुक्त होती है, और यहाँ पर सोडियम क्या होता है, अवक्षेपित हो जाता है, यहाँ नीचे क्या होता है, सोडियम बैठ जाता है। ठीक है, सोडियम क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, इस तरीके की चीजें बनती है, ये हम डिटेल करेंगे आगे। पर यहाँ पर एक चीज आपको समझना क्या था, कि विद्युत अपघटन द्वारा हमने इसको क्या किया, तोड़ दिया, यानी सोडियम क्लोराइड को हमने अलग कर दिया क्लोरीन में और सोडियम में, तो सोडियम क्लोरीन में अलग कर दिया। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन को ले लें, किसको ले लें, हाइड्रोजन, जल को। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा इस चीजों को बता दे रहे हैं, अगर इस तरीके से हम किसको ले लें, जल, H2O। ठीक है, H2O को ले लें तो ये देखिए आपका टूट जाता है H2 प्लस O2 में, किसमें टूट जाता है, H2 प्लस O2 में। और यही ऑक्सीजन को सिलेंडर में भर के तब वहां पर थोड़ा सा उसको प्यूरिफाई करके उसको और उस लेवल का बना के, जाके इंसान को सांस लेने में तकलीफ ना हो, तब जाके इसको कहाँ ले जाया जाता है, हॉस्पिटल में। तो यही से ऑक्सीजन को निकाला जाता है। तो किससे निकाला जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा। तो जो आपको मेरा सवाल था वो ये था कि जो सिलेंडर में ऑक्सीजन आता है वो आता कहाँ से, तो इस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है वो आता है आपका किससे, विद्युत अपघटन अपक्रिया द्वारा। किसको आता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया द्वारा आता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको पता था तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर हमको इसका जवाब पता था, और नहीं पता था ये भी आप बताइएगा सर नहीं पता था, लेकिन अब पता हो गया और अब भूलेंगे नहीं कि यहाँ पर विद्युत अपघटन द्वारा, जल के विद्युत अपघटन द्वारा यहाँ पर हमको ऑक्सीजन प्राप्त होता है, उसी को हम सिलेंडर में भरते हैं, भरते हैं। ठीक है, तो ये है यहाँ पर आपका था टॉपिक। कौन सा अभिक्रिया था ये आपका था वियोजन में विद्युत अपघटन, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या आगे बढ़ जाए, चलिए अब इसके बाद आप पहले ये बताओ कि समझ में आएगा नहीं, समझ में आएगा नहीं, ये बताओ। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, जितना आपको पढ़ाया
एकदम क्लियर अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आज का हमने इस चैप्टर का मैक्सिमम लगभग आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं हमने कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया। इसका देखिए विस्थापन तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, फिर इसके बाद आपका अपघटन अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया चौथे नंबर पर, पांचवें नंबर आपका देखिए ऑक्सीकरण अपचयन। बस ऑक्सीकरण अपचयन के बाद आपका यहाँ पर अपचयन हो जाता है, ऑक्सीकारक थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा अपचयक, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया, बस चैप्टर। तो हमने इस चैप्टर का मैक्सिमम आधा से ज्यादा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, इससे आधा से कम पार्ट बचा है तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जितना पढ़ा है उतना आप अच्छे से पढ़िए, क्लियर उससे नोट कीजिए। अगर आप उसका नोट्स नहीं बना पाए तो उसका नोट्स बनाओ, आप शॉर्ट नोट्स कर लिखो। ठीक है, खुद की एक नोट्स आपके पास होनी चाहिए, नोट्स की कॉपी जिसमें आप खुद लिखो, उसको नोट्स को बनाओ। तो अगर आप नहीं लिख पाए हो क्लास के साथ, देखो पहले तो आपको क्लास के साथ लिखना चाहिए। अगर आप पछड़ रहे हो, पीछे हो जा रहे हो तो क्लास को रोक दो, वीडियो को पास करो, उसको अच्छे से लिखो, लिखने में फिर आगे बढ़ो। ठीक है, और अगर आप नहीं बना पाए हो, ठीक है, तो आप क्या करो कि इसका ये जो आपका है ये पूरा आपको पीडीएफ फॉर्मेट हम आपको डाल देंगे, कहाँ, टेलीग्राम चैनल पर। तो जेपी साइंस क्लासेज, जेपी साइंस क्लासेज यानी चैनल के नाम से ही आपका यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आपको लिंक वहां से मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आपको ये पूरा के पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पूरा मिल जाएगा, सेम इसी इमेज इसी टेक्स्ट के साथ जो हमको आपको पढ़ाए, जो आपको हमें यहाँ पर लिख लिख के समझाया, हर एक चीज आपको यहाँ पर उसमें मिल जाएगा। तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेना है कि यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, हर एक टॉपिक अच्छे से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसको लेकर आप अपना शॉर्ट नोट्स को अच्छा से बना लीजिए। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब आपको ये जो बाकी चैप्टर जो टॉपिक बचे हैं उसको हम अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो टाटा बाय बाय, अच्छे से पढ़ते रहिए। और आपको क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमको पता चलता है कि नहीं क्लास आपको अच्छी लगी है। ठीक है, और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके।